गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान बीए थर्ड ईयर की क्लास में हम चर्चा कर रहे थे यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की, और अब तक हमने महासभा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अध्ययन किया, उस पर चर्चा की। आज हम विचार करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद पर, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग पर। आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है और इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वह मानव कल्याण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, क्यों करके इस संस्था की स्थापना की गई, तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्यों के संदर्भ में बात करते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य निम्नानुसार है। सबसे पहला है जीवन स्तर सुधार, रोजगार, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक और सामाजिक परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी सहयोग बढ़ाना। इसकी स्थापना का तीसरा उद्देश्य है जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और इसने इस संस्था द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप यूएनओ राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में जितना कारगर सिद्ध नहीं हुआ है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा मानव कल्याण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें वह पूर्णतः सफल है और यूएनओ की सार्थकता को सिद्ध करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य प्रारंभ में 18 थे, लेकिन 1965 में एक संशोधन कर इसके सदस्यों की संख्या को 27 कर दिया गया। कालांतर में पुनः 1971 में एक संशोधन द्वारा इसके सदस्यों की संख्या का निर्धारण 54 कर दिया गया है और वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 54 है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। कोई भी सदस्य बार बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में एक प्रतिनिधि एक मत के सिद्धांत को अपनाया गया है और सभी राष्ट्रों को इसमें समान अधिकार दिया गया है, यानी एक प्रतिनिधि एक मत के सिद्धांत के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद में सभी राष्ट्रों को समानता का दर्जा दिया गया है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है और इसके प्रस्ताव बहुमत से पारित होते हैं। अपने कार्यों के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद महासभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 क्षेत्रीय आयोग भी है। पहला है यूरोप के लिए आर्थिक आयोग यानी ECE। दूसरा है एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ECAFE। तीसरा है लैटिन अमेरिका के लिए आर्थिक आयोग
ECLA और चौथा है अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग ECE। और इसके 8 कृत्यात्मक आयोग भी हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो एजेंसियां हैं वे स्थायी होती हैं, उन्हें स्थायित्व प्राप्त है। आर्थिक और सामाजिक एजेंसियों की संख्या लगभग 30 है और आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की संख्या लगभग 15 है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य। आर्थिक और सामाजिक परिषद कौन कौन से कार्यों का निष्पादन करती है, कौन कौन से कार्य संपन्न करती है, तो इसके कार्यों पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं इसके द्वारा 3 महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। पहला है अध्ययन तथा प्रतिवेदन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 62 के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन करके रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करती है। यानी यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट महासभा को प्रस्तुत करती है। दूसरा इसका कार्य है विचार विमर्श तथा संस्तुतियां। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 62 के अनुसार यह परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों तथा विशिष्ट अभिकरणों के समक्ष आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदि विषयों पर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत कर सकती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रस्तुत इन संस्तुतियों अथवा निर्णयों को बाध्यकारी नहीं माना गया है। यानी इसके द्वारा जो भी सिफारिशें की जाती है या जो भी निर्णय दिए जाते हैं वे बाध्यकारी नहीं होते, वे केवल सुझात्मक होते हैं। तीसरा इसका कार्य है समन्वय व तालमेल। चार्टर के अनुच्छेद 57 के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद विशिष्ट अभिकरणों से समझौते कर सकती है। ऐसे समझौते अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि संस्थाओं के साथ आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा किए जाते हैं। समझौतों का उद्देश्य विशिष्ट अभिकरणों को निश्चित दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देना एवं इनके मध्य समन्वय स्थापित करना है, जिससे कि आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। यह परिषद अन्य अभिकरणों से प्रतिवेदन मांग सकती है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों को इन अभिकरणों की सेवाएं भी उपलब्ध करवा सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मानव कल्याण हेतु आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया जाता है। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अभिकरण है इंटरनेशनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है और इसका मुख्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनका चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा, यानी सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर 9 वर्ष के लिए करते हैं। यानी प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है।
न्यायाधीशों की कार्यावधि समाप्त होने के बाद न्यायाधीशों का पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। यह संस्था या यह न्यायालय अपने में से 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यानी अपने ही जो 15 न्यायाधीश होते हैं उन्हीं में से इस संस्था के द्वारा अपने लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इनकी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्ष के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। यदि न्यायाधीश सदस्य राज्यों की सर्वसम्मति से आवश्यक शर्तों को भंग करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे न्यायाधीश को पदच्युत भी किया जा सकता है। यदि न्यायालय में किसी राज्य का मामला विचारणीय है और न्यायाधीश में उसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है तो मामले की सुनवाई के समय अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति वह राष्ट्र करवा सकता है। मामले की सुनवाई समाप्त होते ही यह अस्थायी न्यायाधीश का पद भी समाप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति की संख्या 9 रखी गई है। यानी 9 न्यायाधीशों के होने पर ही गणपूर्ति पूर्ण मानी जाती है या कोई कार्यवाही होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायिक निर्णयों का निष्पादन, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने कार्यों का निष्पादन किस प्रकार करता है। जब हम इस पर बात करते हैं तो हम पाते हैं कि चार्टर की संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 54 के अनुसार सभी सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करते हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अपने ये प्रतिज्ञा करते हैं, इस संकल्प को लेते हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को स्वीकार करेंगे। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णयों को नहीं मानता है तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। सुरक्षा परिषद आवश्यकता अनुसार आर्थिक व राजनीतिक संबंध विच्छेद अथवा सैन्य कार्यवाही द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों का क्रियान्वयन करवाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। यूएनओ के चार्टर की धारा 36 के अनुसार उन सभी मामलों पर कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कर सकता है जिनको संबंधित राज्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्मुख रखते हैं। यानी दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना विवाद लाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस विवाद पर अपना निर्णय दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण मामले आए, जिनमें पहला है लिपिदान सीपीदान द्वीप विवाद, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में था, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस पर निर्णय देते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इंडोनेशिया के पक्ष में अपना निर्णय दिया। इसी तरह प्रिही विहार मंदिर के संबंध में भी ऐसा ही मामला आया, जो कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में था, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया के पक्ष में अपना निर्णय दिया। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विवाद बेकोस द्वीप का है, जो कि कैमरून और नाइजीरिया के बीच में रहा, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसमें अपना निर्णय नाइजीरिया के पक्ष में दिया।
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ऐच्छिक क्षेत्राधिकार वहाँ लागू होता है जब दो पक्ष अपने वाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष रखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उस पर विचार कर सकता है। दूसरा इसका क्षेत्राधिकार है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अनुसार राज्य स्वयं घोषणा द्वारा अग्रवर्णित क्षेत्रों में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। संधि की व्याख्या, ये अग्रलिखित वर्णित क्षेत्र कौन कौन से होंगे? ये क्षेत्र होंगे, पहला संधि की व्याख्या, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित मामले, अगला है किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए एवं किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन की क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम सामने आता हो। ऐसे मामलों के संबंध में जहां राज्य स्वयं घोषणा द्वारा इन क्षेत्रों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करता है, ऐसे मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। जब किसी राष्ट्र ने यूएनओ की संधि व समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हों और इसके बाद अगर संधि व समझौते का उल्लंघन करता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसे दंड दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का तीसरा क्षेत्राधिकार है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय परामर्श देता है। जैसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव के मुद्दों पर न्यायालय ने कहा था कि महासभा भी सामूहिक सुरक्षा का कार्य कर सकती है। महासभा, सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अभिकरण इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों में परामर्श मांग सकते हैं। न्यायालय का परामर्श बाध्यकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्ष सिर्फ राज्य हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं। यानी दुनिया के राष्ट्र ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पक्षकार हो सकते हैं। कोई व्यक्ति विशेष अपना मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं ले जा सकता। यानी राज्यों के विवादों का ही समाधान या राज्यों के विवादों पर ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय देता है। व्यक्तियों के विवादों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय नहीं देता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी सुधार की मांग उठती रही है और इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सुझाव है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होने चाहिए। दूसरा सुझाव यह दिया जा सकता है कि वादी और प्रतिवादी व्यक्तियों को भी बनाया जाना चाहिए। यानी व्यक्तियों को भी, राज्यों के साथ साथ व्यक्तियों को भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव हम दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और WTO की विवाद निपटान समिति जैसी न्यायिक संस्थाओं को इसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 1998 में की गई और इसने कार्य करना प्रारंभ किया 2002 में। राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य है
मानवाधिकार उल्लंघन पर कार्यवाही करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अध्यक्षीय कार्यालय, दूसरा है न्यायिक विभाग और तीसरा है जांच विभाग, चौथा रजिस्ट्री विभाग। राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष वर्तमान में सेन हुंग सोंग है। तो आज हमने चर्चा की सामाजिक और आर्थिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर। धन्यवाद।